एपिसोड की शुरुआत रियो से होती है। रियो ओलिवर के मूव को कॉपी करके बॉल को क्लियर कर देता है, जिससे सीडो गोल नहीं कर पाता। रियो डिफेंस करने के बाद और ज्यादा मोटिवेटेड हो जाता है और सोचता है कि मैं इस गेम को केवल एक डिफेंडर बन के खत्म नहीं होने दे सकता हूँ। मैं भी गोल करके फिर से एक स्ट्राइकर बनूंगा और फिर मैं और नागी साथ में खेल पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ इसागी सोचता है हियोरी की वजह से हमारे अटैक में और ज्यादा वेरिएशन आ गया है। वहीं रियो के डिफेंस की वजह से हम सीडो को रोकने में कामयाब हुए हैं। इसका मतलब जिनपाची की स्ट्रेटजी काम कर रही है। अब बस मेरा गोल करना बचा है। मुझे गोल करने के लिए ओलिवर को हराना ही होगा। मुझे बस मेरे गोल फॉर्मूला के मिसिंग पीस को ढूंढना है। सभी लोग सीडो की तारीफ कर रहे होते हैं। सीडो साई को उसके पास के लिए शुक्रिया कहता है और बोलता है कि फाइनली मुझे बहुत ज्यादा फ्रीडम महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है कि फाइनली किसी ने मुझे अच्छी तरह समझा है। इसके बाद साई सीडो से और गोल करने के लिए कहता है और सीडो भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। अब गेम फिर से शुरू होता है। सीडो सोचता है कि मेरे लिए सॉकर केवल एक गेम नहीं है, मेरे लिए ये जीने का तरीका है। मेरा वेपन एक्सट्रीम स्पेशल अवेयरनेस है। मेरे लिए गोल करना ही सब कुछ है और इसके लिए पेनल्टी एरिया सबसे ज्यादा परफेक्ट जगह है। पेनल्टी एरिया के अंदर मैं बिना देखे भी गोल कर सकता हूँ। ऐसा सोचते हुए सीडो पेनल्टी बॉक्स के अंदर चला जाता है और साई से उसे बॉल पास करने के लिए कहता है। जैसे ही सीडो को बॉल मिलती है वैसे ही रियो आकर सीडो को ब्लॉक कर देता है। रियो यहाँ पर U20 टीम के प्लेयर काजुमा की कॉपी करता है। सीडो उसके बाद भी शूट करने की कोशिश करता है पर रियो की वजह से बॉल सीधा गागामारू के हाथ में चली जाती है। सीडो सोचता है सभी लोग अपने पीछे कुछ न कुछ छोड़ जाते हैं। ये लोगों की जीन्स में होता है। लोग अपनी मेमोरीज को छोड़ जाते हैं जिससे दूसरे लोग कनेक्ट करते हैं या उनसे हर्ट होते हैं। लोग इसी तरह किसी के जैसे बनने की कोशिश करते हैं या अपने परिवार को आगे बढ़ाते हैं। मेरे लिए भी फुटबॉल ऐसा ही है और गोल करना मेरे जीवन का लक्ष्य है। सीडो ऐसा सोच ही रहा होता है तभी बॉल फिर से साई के पास आती है और साई सीडो की तरफ एक लॉन्ग पास देता है। सभी लोग ये देखकर चौंक जाते हैं। रियो भी सीडो से काफी दूर होता है। इसागी सोचता है कि आखिर इस पास को डिफेंड करने के लिए कौन ही इतनी जल्दी रिजेक्ट कर पाएगा, लेकिन हम देखते हैं कि साई के पास को देखकर सीडो अपनी फुल स्पीड से बॉल की तरफ भागता है। सीडो लगता है कि वो बॉल तक पहुंचने ही वाला है तभी गागामारू खुद आकर बॉल को हेडर मारता है जिससे बॉल सीडो से दूर चली जाए। सीडो सोचता है अब मुझे फिर से सेटअप करना पड़ेगा पर उसे एक अजीब सी सेंसेशन फील होती है। उसे लगता है कि बॉल बस उसके पीछे है और वो गोल कर सकता है। सीडो की बॉडी में चेंजेस होने लगते हैं जिसके बाद अचानक से सीडो के पंख निकल आते हैं और वो हवा में उछलकर बॉल को किक करता है। सीडो कहता है जितने भी लोग ये मैच देख रहे हैं उन्हें पता होना चाहिए कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ और इसी के साथ बॉल सीधा गोल में चली जाती है। सीडो के गोल को देखकर जिनपाची कहता है सीडो ही है जिसने इस मैच में फ्लो स्टेट के अंदर सबसे पहले एंटर किया है। इस तरह U20 टीम 3-2 से आगे निकल जाती है। पूरा स्टेडियम सीडो के गोल की चीख से गूंज उठता है। U20 टीम का मैनेजमेंट भी इससे बहुत खुश होता है। सीडो सीधा साई के पास जाकर गोल की खुशी मनाने लगता है और कहता है कि मुझे बस तुम्हारे साथ ही फुटबॉल खेलना है। पर साई कहता है मैंने तुम्हें हैट्रिक करने के लिए कहा था। जब तक तुम हैट्रिक नहीं करते हो तब तक तुम्हें मुझे छूने की जरूरत नहीं है। सीडो के गोल को देखकर इसागी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। इसागी सोचता है हम में से कोई भी सीडो को हैंडल नहीं कर पाया था, लेकिन साई के चैलेंजिंग पासेस की वजह से सीडो खुद को और इम्प्रूव कर पाया है। सीडो जरूर इस समय फ्लो स्टेट में है जिसके बारे में जिनपाची ने बताया था। जो मैं पूरे मैच में करने की कोशिश कर रहा हूँ वो सीडो ने कर दिखाया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो सीडो और साई दोनों मिलकर हमारी टीम को बड़ी ही आसानी से हरा देंगे। इसका मतलब साई और सीडो ही जापान के फुटबॉल को चेंज करने वाले हैं और हम बस देखते ही रहेंगे। क्या मैं हारने वाला हूँ? इसागी पूरी तरह से डिप्रेशन में जा रहा होता है। वहीं आनरी भी सीडो के गोल को देखकर परेशान हो जाती है और जिनपाची से कहती है कि जरूर सीडो ने अपनी पावर्स अवेक कर ली हैं, तो मैं जल्दी ही कुछ करना होगा वरना हम हार जाएंगे। इस पर जिनपाची कहता है मेरे पास सागी का कोई प्लान नहीं है। ये सुनकर आनरी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। तभी इसागी भी वहां आ जाता है और कहता है कि जैसे आपने कहा था हम वैसा ही कर रहे हैं। हमने सब कुछ ट्राई कर लिया है, आपको हमारी हेल्प करनी ही होगी जिससे ब्लू लॉक ये मैच जीत जाए। इस पर जिनपाची कहता है ब्लू लॉक पहले ही मैच जीत चुका है। हमने फर्स्ट हाफ में U20 टीम को डोमिनेट किया था और अब सीडो की वजह से U20 टीम लीड कर रही है। ये सब मेरे प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। अगर आज ब्लू लॉक टीम हार जाती है तो उसके सभी रूल्स और ब्लू लॉक दोनों खत्म हो जाएंगे और मुझे भी भुला दिया जाएगा। लेकिन तुम सभी को अब पूरी दुनिया जानती है, साई की वजह से सीडो भी जापानीज सॉकर में बहुत फेमस होगा। साथ ही में
इटोसी रिन भी U20 टीम को ज्वाइन करेगा। स्ट्रॉन्ग यूनिवर्सिटीज और क्लब भी तुम सभी को अपनी टीम में ज्वाइन करने के लिए इनवाइट करेंगे। यहाँ से तुम सभी के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। तुम सब पहले ही जीत चुके हो। तुम लोगों को आगे जाकर ब्लू लॉक में खेलने का एडवांटेज भी मिलेगा। तुम लोग ही जापान के सॉकर को बदलने वाले हो, इसीलिए तुम लोगों को खुद पर गर्व होना चाहिए। जिनपाची की बात सुनकर इसागी एकदम हैरान रह जाता है। इसागी कहता है, जापान के सॉकर की किसी को भी चिंता नहीं है। आगे क्या होने वाला है उससे किसी को भी फर्क नहीं पड़ता। हमें बस यहाँ पर जीतना है। यहाँ पर हारना मरने जैसा है और हम में से कोई भी मरना नहीं चाहता। इसागी बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड फील कर रहा होता है, जहाँ पर वो हर कीमत पर मैच जीतना चाहता है। मेरी बात सुनो चश्मिश, तुम्हें हमको ये मैच जिताना ही होगा। तुमने ही हमारे अंदर ईगो पैदा किया था। इसागी की बात सुनकर जिनपाची कहता है, ठीक है, मेरे पास एक प्लान है, पर मैं भी नहीं जानता कि इसका आउटकम क्या होने वाला है। ऐसा बोलकर जिनपाची अपने ट्रम्प कार्ड को आगे करता है। ये ट्रम्प कार्ड कोई और नहीं बल्कि अपना बारो होता है। ओटोया की जगह बारो को सब्स्टिट्यूट किया जाता है। बारो गोल करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है। इसागी बारो को स्ट्रेटजी बताता है, पर बारो कहता है कि मैंने तुम्हारा गेम देखा है और मुझे ये बहुत ही बोरिंग लग रहा है। इसागी सोचता है, बारो हमारा तीसरा और आखिरी सब्स्टिट्यूशन है। बारो को फील्ड पर उतारने का मतलब है कि हमें फुल पावर के साथ अटैक करना है। आंड्रे भी जिनपाची से कहती है, हमने बारो के साथ अच्छे से प्रैक्टिस भी नहीं की है, क्या ये प्लान सही में काम करेगा? जिनपाची कहता है कि जैसा मैंने कहा था, ये सब मेरे प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। मेरे पास बारो को फील्ड पर उतारने का प्लान पहले से ही था, पर मैं देखना चाहता था कि सभी लोग गेम जीतने के लिए कितने ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं। हाँ, पर मैंने ये उम्मीद नहीं करी थी कि इनके अंदर का ईगो इतना ज्यादा बढ़ जाएगा। इस समय ये लोग पूरे गेम को बदलने का पूरा दम रखते हैं। सभी लोग आपस में थोड़ी चैट करते हैं। रिन उनसे कहता है कि अब बैलेंस रखने की कोई जरूरत नहीं है। जो लोग फील्ड पर सबसे आगे हैं उन्हें बस अटैक करना है और हम ये गेम जरूर जीतेंगे। इसके लिए चाहे हमें मरना ही क्यों ना पड़े। सभी लोग रिन की बात से अग्री करते हैं। इसी के साथ गेम फिर से कंटिन्यू होता है। इसागी सोचता है कि बारो का वेपन पावरफुल ड्रिबलिंग है और लॉन्ग रेंज शॉट है। अगर बारो को उसकी रेंज के अंदर बॉल मिलती है तो बारो के गोल करने के चांसेस सबसे ज्यादा है। मैं बारो को उस एरिया की तरफ गाइड करूंगा और लास्ट में खुद बॉल लेकर गोल करूंगा। दूसरी तरफ बारो जिनपाची के साथ हुई बात को याद करता है। जिनपाची कहता है कि अगर तुम और कैन्यू दोनों फील्ड पर साथ में होते हो तो तुम दोनों को पावरफुल ड्रिबलिंग के साथ दोनों तरफ से अटैक करना है। मैंने सभी को तुम दोनों के अराउंड अटैक करने को कहा है, पर तुम उसे इग्नोर कर सकते हो। तुम्हें मैच के आखिरी सेकंड तक इसागी से बॉल को दूर रखना है और तुम्हें इसागी को डिवॉर करना है। इसके बाद ब्लू लॉक टीम अटैक करना शुरू करती है। बारो और रिन आपस में बॉल पास करते हुए U20 प्लेयर को पीछे छोड़ रहे होते हैं। एक समय ऐसा आता है जब रिन बॉल को सीधा हियोरी को पास करता है। जैसे हियोरी बॉल को फिर से पास करने के लिए रेडी होता है, बारो और रिन दोनों साथ में मूव करते हैं। ये देखकर U20 टीम का प्लेयर वाकोट्सकी कंफ्यूज हो जाता है। हम देखते हैं कि बॉल इसागी के पास जाती है। जैसे ही इसागी बॉल के पास पहुंचता है, बारो तुरंत आकर बॉल को छीन लेता है। ये देखकर इसागी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। वहीं U20 टीम का प्लेयर भी हैरान रहता है क्योंकि बारो अपने ही टीम मेंबर से बॉल छीन लेता है। जिनपाची समझाता है कि बारो का गेम प्ले सबसे अलग है। अगर हम फुटबॉल की स्ट्रेटजी और रूल से चलेंगे तो हम इसे कभी भी नहीं समझ सकते हैं, इसीलिए बारो हमारी टीम का जोकर है। बारो के सामने फ्रेंड और एनिमी दोनों सेम है। उसे केवल खुद का पर्सनल गोल दिखाई दे रहा है। बारो जितना फील्ड पर शोर मचाएगा हमारे लिए उतना बेहतर रहेगा। बारो U20 टीम के डिफेंस को तोड़ते हुए पेनल्टी एरिया में घुस जाता है। वहां पर U20 टीम का प्लेयर दाराई उसे रोकने के लिए आता है। तभी इसागी भी दूसरी साइड से पेनल्टी एरिया में चला जाता है। दाराई पहले सोचता है कि बारो खुद गोल करने वाला है, पर इसागी को देखकर दाराई सोचता है कि शायद बारो इसागी को बॉल पास करेगा, लेकिन बारो पास करने की जगह आउटसाइड में चला जाता है। दाराई फिर से सोचता है कि अगर इसने इसागी को बॉल पास की तो गोल कंफर्म है, पर बारो दाराई को फिर से चकमा दे देता है और पेनल्टी एरिया के अंदर आकर शूट करता है। बारो कहता है कि इसागी, मैं तुम्हें कभी भी बॉल पास नहीं करने वाला हूँ, चाहे दुनिया उल्टी ही क्यों ना हो जाए। हम देखते हैं कि बॉल गोल पोस्ट से टकरा जाती है। ये देखकर U20 टीम थोड़ा चैन की सांस लेती है, लेकिन फील्ड पर बहुत ज्यादा शोर मच चुका होता है। बॉल सीधा कैन्यू के पास चली जाती है। कैन्यू बारो की वजह से हुए कंफ्यूजन का फायदा उठाता है। वो बॉल को लोगों की भीड़ में से ड्रिबल करते हुए आगे चला जाता है। U20 टीम का प्लेयर टेपे कैन्यू को रोकने की कोशिश करता है।
पर केन्यू की स्ट्रीट स्टाइल ड्रिबलिंग की वजह से उसे रोकने में कामयाब नहीं हो पाता है। आखिरी समय में केन्यू फ्लो स्टेट में पहुंच जाता है और गोल को एम करता है, लेकिन U20 टीम का प्लेयर काजुमा बीच में आ जाता है। इस वजह से केन्यू अपने शॉट को एडजस्ट करके शूट करता है। सभी को लगता है कि गोल होने ही वाला है, पर सही समय पर ओलिवर आकर बॉल को क्लियर कर देता है। ओलिवर को देखकर इसागी एकदम चौंक जाता है। इसागी सोचता है, सही में ओलिवर ने ये सब कैलकुलेट कर लिया था? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ओलिवर ने केवल हवा में जंप करके गोल रोकने की कोशिश करी थी। हम देखते हैं कि ओलिवर भी फ्लो स्टेट में पहुंच जाता है, जिस वजह से वो गोल एरिया के सबसे डेंजरस स्पॉट को देख पाता है और गोल रोकने में कामयाब हो जाता है। इसागी ये देखकर और ज्यादा परेशान रह जाता है। वहीं ओलिवर ने भी अपनी स्किल्स अवेक कर ली होती हैं। एपिसोड के एंड में हम साई को देखते हैं। साई अपने स्किन केयर कर रहा होता है, जबकि पूरी U20 टीम छिपकर ये सब देख रही होती है। साई के जाने के बाद सैंडो साई के बैग को चेक करता है, जिसमें एक वॉच, स्किन केयर प्रोडक्ट, सन ग्लासेस और एक दूसरा बैग निकलता है। ये देखकर सैंडो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि सभी चीजें बहुत ज्यादा महंगी होती हैं। जब सैंडो दूसरा बैग खोलता है तो उसमें लड़कियों का सामान निकलता है। ये देखकर सैंडो को लगता है कि साई लड़कियों की तरह ड्रेस करता होगा, पर तभी ओलिवर आ जाता है और उन्हें बताता है कि ये बैग उसकी एक्स गर्लफ्रेंड का है। ये सुनकर सभी लोग ओलिवर पर गुस्सा करने लगते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। दोस्तों बताइए आपको ये एपिसोड कैसा लगा और क्या आप अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हैं? हमें लाइक करके और कमेंट करके जरूर बताएं, हमें अच्छा लगता है।